हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे गौतम के नो मैंस लैंड बनने के बाद कई सुपर विलेंस ने इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कैसे कईयों ने शहर के हिस्सों को कैप्चर करके रखा है और टैगिंग से अपने इलाके को मार्क कर रहे हैं। बैटमैन की गैर मौजूदगी ने कैसे इस शहर को एक नया हीरो दिया है। अब आगे शहर के किसी एक हिस्से में लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए किताबें जला रहे थे। वही एक कोने में खड़ा आदमी ये सब कुछ देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि स्कैरक्रो था। उसकी नज़र वहाँ खड़े एक आदमी पर पड़ती है जिसने बाकियों की तरह एक किताब को साइड में रख दिया था। स्कैरक्रो सोच में पड़ जाता है कि ऐसी कौन सी किताब है जो ऐसी ठंड में भी लोग जलाने से इनकार कर रहे हैं। वो कोई मामूली किताब नहीं थी, वो द होली बाइबल थी। शहर के किसी एक दूसरे हिस्से में जोना नाम की एक लड़की एक टूटे हुए चर्च पर साइन लगा रही थी कि तभी वो फादर क्रिस से कहती है कि उन्हें एक टैग की ज़रूरत है, पर फादर क्रिस उसे मना कर देते हैं। उस भूकंप के बाद चर्च के कई वर्कर्स ने शहर छोड़ दिया, पर फादर क्रिस और फादर पापा लेओ वहीं रह गए और सड़क पर भटकते हुए लोगों को बचाने लगे। और बहुत ही जल्द उनका चर्च एक रेफ्यूजी सेंटर में बदल गया। इतने सारे लोगों के एक जगह इकट्ठा होने के कारण वो एरिया दूसरे गैंग्स के रेडार में आ सकता था। इसलिए जिम ने क्रिस से उसके चर्च और एरिया को जीसीपीडी के प्रोटेक्शन में लाने की मांग की, पर क्रिस ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि उस एरिया के किसी के भी प्रोटेक्शन में आने से रिफ्यूजीज के मन में एक डर पैदा हो जाएगा जो वो नहीं चाहता। इसीलिए उसका एरिया अब तक ना किसी का प्रोटेक्शन में है, ना ही उस एरिया में किसी का टैग है। फादर क्रिस और फादर पापा लेओ जितने हो सके उतने लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, पर जिन तक उनकी मदद नहीं पहुंचती उनको बचाने या उनकी मदद करने उस इलाके में एक दूसरी हीरो ऑपरेट करती है जिसका नाम है हंट्रेस। पर फादर क्रिस और हंट्रेस के अलावा उस एरिया में एक तीसरा गैंग भी ऑपरेट कर रहा था, एक फॉल्स फेसेस का छोटा सा गैंग जिन्होंने ब्लैक मास्क के लिए काम करना छोड़ दिया था। उनके इस ग्रुप का लीडर था लियो नाम का एक आदमी। उसने एक दिन अपने गैंग से कहा कि उसके एक जगह पता है जहाँ उन्हें बहुत सारी गोलियाँ मिल सकती हैं। वो अपने गैंग को पुलिस डिपार्टमेंट के मॉर्ग में लेके आता है और एक पुराने लाश में अपना हाथ डाल के एक गोली निकालता है। वो कहते हैं कि इस जगह जितनी भी लाशें रखी हैं उन सभी की मौत गोली लगने से हुई है। वो लोग उनकी बॉडीज़ में से पुराने बुलेट्स को निकाल के गन पाउडर के साथ रिफोर्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसका एक माइकी नाम का आदमी इस बात के खिलाफ था। उसका कहना था कि उन्हें लाशों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, पर लियो उसकी बात मानने को राज़ी नहीं था। इसीलिए माइकी गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है, पर सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर फिसल जाने के कारण वो नीचे जा गिरता है। वो वापस खड़ा हो पाता इससे पहले ही वो देखता है कि उसके सामने बैटमैन खड़ा है। बैटमैन उसको पकड़ के उसका सर ज़मीन पे दे मारता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। माइकी उसको पूरी बात बताता है और आखिर में उससे कहते हैं कि वो अब लियो और उसके लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। वो अब एक अच्छी ईमानदारी वाली ज़िंदगी बिताना चाहता है। आखिर उस जैसे आदमी के लिए भी दुनिया में कोई तो जगह होगी जहाँ वो एक अच्छी ज़िंदगी बिता सके। ये सुन के बैटमैन माइकी को फादर क्रिस के रेफ्यूजी सेंटर में लेके आता है। हंट्रेस जो कि चर्च के एरिया को स्काउट कर रही थी, उसे अचानक माइकी दिखने पर वो चौंक जाती है, पर तभी कहीं से बैटमैन उसके पीछे आके उससे कहता है वो एक पुराना ब्लैक मास्कर है और अभी तक वो एक स्प्लिंटर ग्रुप का पार्ट था, पर अभी उसे कुछ मत करना, मुझे पहले कुछ चीज़ें जाननी है। अगले ही दिन हंट्रेस चर्च के अंदर का हालचाल देखने वहाँ जाती है, पर इससे पहले वो फादर क्रिस से बात कर पाती उसकी नज़र वही बैठे स्कैरक्रो पर पड़ती है। वो सीधे जाके उसे मारना शुरू कर देती है। वो कहती है उसे नहीं पता कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, पर वो जो भी करना चाहता है वो उसे पूरा नहीं होने देगी। फादर क्रिस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर हंट्रेस कहती है कि उन्हें नहीं पता कि यह कौन है और इसने कैसे कई लोगों की जान ली है। क्रिस कहता है कि उसे पता है कि इस आदमी ने पहले बहुत बुरे काम किए हैं, पर गौथम अब पहले जैसा अच्छा या बुरा नहीं रहा और ना ही उनके लोग। हंट्रेस जवाब में कहती है ये एक ऐसा शैतान है जो इस चर्च में चल रहे सभी अच्छे कामों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। मैं ये मानती हूँ कि मेरी खुद की ज़िंदगी पहले बहुत अच्छे लोगों के बीच नहीं गुजरी है, पर मुझे अच्छे और बुरे लोगों में फ़र्क पता है। तभी स्कैरक्रो से कहता है सच में, क्या तुम श्योर हो? कुछ दिनों बाद फादर क्रिस को उनके खाने के बॉक्सेस में रेबीज इन्फेक्टेड चूहे भरे हुए दिखते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उनके सभी खाने खराब हो चुके थे। स्कैरक्रो फादर क्रिस के सामने बहुत दुखी होने का नाटक करता है, पर वह किसी को भी उसने ये पता नहीं चलने दिया कि वो चूहे खुद उसने ही उन बॉक्सेस में डाले थे। वो क्रिस से कहता है मुझे एक जगह पता है जहाँ मैं और खाना नहीं, आप जैसे संत लोगों को वैसी बुरी जगह पे नहीं जाना चाहिए। आप जैसे लोग तो अपने मुराद को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मानते हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ खड़े सभी लोग आपकी हालत समझेंगे फादर क्रिश्चियन। पर फादर क्रिस
अपने लोगों के लिए कुछ भी करने या कहीं भी जाने को तैयार थे। अगले ही दिन फादर क्रिस स्केरक्रो की बहकावे में आके पेंगुइन से मिलने जाता है। वो क्रिस से कहता है, हमारी सिचुएशन बहुत सिंपल है। आपको खाने की ज़रूरत है और मुझे किसी सुरक्षित जगह की जहाँ मैं अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें छुपा सकूँ, जैसे ये बंदूकें, बॉम्ब्स, गन पाउडर वगैरह वगैरह। और ऑफ कोर्स मैं अपने कुछ बैंड जैसे दिखने वाले दोस्तों के कारण इनको अपने पास नहीं रख पाऊँगा। लेकिन आपके पास दो ऐसे एडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से आपसे बेहतर मुझे इन चीज़ों को छुपाने के लिए और कोई नहीं मिल सकता। पहला तो आपके चर्च के नीचे का मौजूद वो फॉल आउट शेल्टर, जिसको आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, और दूसरी कि बैटमैन आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, तो वो इन चीज़ों को आपके एरिया में ढूंढने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और देखा जाए तो तुम्हारे पास हाँ बोलने के अलावा और कोई चॉइस है भी नहीं। या तो तुम खुद उन हथियारों को जाके रखोगे या मैं अभी तुम्हें गोली मार के खुद उनको रखाऊंगा। बात रही उन खाने और दवाइयों की, तो उन्हें मेरी तरफ से एक तोहफा समझ लो। अपने लोगों के बारे में फिक्र करते हुए खुद को नापसंद आते हुए भी क्रिस पेंगुइन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ दिनों बाद एक रात लियो अपने लोगों को लेके पेंगुइन के एक बिल्डिंग में उसके हथियार चुराने जाता है कि तभी उनमें से एक को दीवार की दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ें आती हैं। उसके उस दीवार के पास जाते ही दूसरी तरफ से उसके मुंह पे एक जोर का घूंसा पड़ता है। वो लोग समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है कि तभी उनके सामने बैटमैन आ खड़ा होता है। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं पर किसी ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। वो लोग कुछ भी कर पाते इससे पहले किसी ने उनके नीचे का फ्लोर भी तोड़ दिया। वो सभी उस टूटे हुए फ्लोर के साथ नीचे जा गिरते हैं और उनके ऊपर देखते ही उनको बैट गर्ल दिखाई देती है। पर तभी चारों तरफ किसी कारण आग लग जाती है। बैट गर्ल उन लोगों को बचाने के लिए अपना बैट रैंक फेंक के एक रास्ता बनाती है और उनको भागने में मदद करती है, पर इन सब में वो खुद फंस जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बैटमैन आके उसे बचा लेता है। उस जगह से बाहर आने के बाद बैट गर्ल उन लोगों को भागने देने के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि इन सब में एक बात अच्छी हुई कि वो लोग कोई भी हथियार नहीं चुरा पाए। बैटमैन उसे जवाब में कहता है, वहाँ चुराने के लिए कभी कोई हथियार थे ही नहीं, और बात रही जाग की तो ये किसी ने बाहर से जानबूझ के लगाई है, और कोई भी इतना बड़ा पागल नहीं होगा कि चोरी के डर से अपनी ही चीज़ें जला दे। बैटगर्ल कहती है कि उसने रिफ्यूजी सेंटर में इनके ही एक पुराने साथी को देखा है और उसे पता चला है कि बैटमैन ने ही उसे वहाँ लाया है, पर क्या ये सेफ है? बैटमैन जवाब में कहता है, जब तक उसके पुराने दोस्त उससे मिलने ना आए तब तक। अगले ही दिन एक तरफ हंट्रेस उन फॉल्स फेसर्स के अड्डे में जाके उनको माइकी से दूर रहने के लिए कहती है। वहाँ दूसरी तरफ स्केरक्रो माइकी से मिलने जाता है। वो उससे कहता है कि फादर क्रिस चाहते हैं कि वो अपने पुराने फॉल्स फेसर्स दोस्तों के पास जाके चर्च के लिए प्रोटेक्शन मांगे। स्केरक्रो उसे झूठ कहता है कि उस फॉल आउट शेल्टर में रखे सभी हथियार फादर क्रिस ने उसके दोस्तों के लिए जमा किए हैं, पर क्रिस खुद बहुत स्वाभिमानी इंसान होने के कारण उन्होंने स्केरक्रो को उसकी बात करने के लिए भेजा है। ये सब सुन के कुछ ही देर बाद माइकी हथियारों से भरे एक बॉक्स को लेके अपने दोस्तों से मिलने जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो अपने दोस्तों को पूरी बात समझाने की कोशिश करता है, पर वो लोग हंड्रेड से मार खा के बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। लियो उसी बॉक्स में से एक गन को निकाल के बिना कोई भी बात किए माइकी को गोली मार देता है। हंड्रेस को दूर से गोली की आवाज़ सुनाई देने पे वो देखने जाती है और तभी उसे माइकी रास्ते पे अधमरी हालत में मिलता है और उसके पास एक नोट रखा था जिसमें लिखा था ट्रेटर। हंड्रेस माइकी की जान बचाने के लिए उसे फिलहाल के लिए चर्च में लेके आती है, पर चर्च में उतने अच्छे मेडिकल सप्लाईज ना होने के कारण उसे पता था कि यहाँ उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए वो बैटमैन से मदद मांगने जाती है। वो कहता है कि उसे एक जगह पता है पर वो यहाँ से काफ़ी दूर है। ये सुनकर हंड्रेस गुस्से में उससे कहती है कि वो यहाँ से नहीं जा सकती। वो क्या सुनना चाहता है कि वो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग या तेज़ नहीं है। वो किसी फालतू के काम के लिए उससे भीख नहीं मांग रही, वो किसी की जान बचाने के लिए कह रही है। शायद बैटमैन को ये बात समझ में ना आती हो और उसने खुद को काबिल प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत की है, शायद इतनी ज़्यादा कि वो समझ भी ना सके, और इसलिए वो चाहती है कि इस बार के लिए ही सही बैटमैन उस पर भरोसा करे। ये सब सुन के बैटमैन उसे माइकी को चर्च के पीछे लाने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। बैटमैन माइकी को लेस्ली थॉम्किंस के मेडिकल कैंप में लेके आता है। कुछ देर बाद डॉक्टर लेस्ली माइकी को ऑपरेट कर बाहर आके कहती है कि उसकी हालत क्रिटिकल है, पर अब उसके जान बच जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो बैटमैन से पूछती है कि वो कैसा है। उन्होंने उसको इन सब हंगामे के शुरू होने के बाद से नहीं देखा। बैटमैन कहता है कि उसे जाना चाहिए, उसे उन लोगों को ढूंढना है जिन्होंने इस लड़के को गोली मारी है। कि तभी लेस्ली कहती है ब्रूस, और उसका मास्क उतार के उसे गले लगा लेती है। ब्रूस पूछता है, आप यहाँ क्यों रुक गई? लेस्ली कहती है कि 30 साल पहले जब वो और ब्रूस के पिता बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, उन्होंने भी ब्रूस के पिता से यही सवाल पूछा था, पर जवाब में उसने बस इतना कहा, यहाँ अभी बहुत काम बाकी है। वो ये बात दिल से मानना चाहती है कि वो यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए रुक गई, पर सच तो ये है कि उनका एक हिस्सा सिर्फ उसके पिता थॉमस के लिए यहाँ रुक गया। वो ब्रूस से कहती है, और तुम यहाँ क्यों रुक गए?
ब्रूस वहाँ से जाते हुए कहता है, मेरा एक हिस्सा सिर्फ आपके लिए यहाँ रुक गया। वहाँ से निकल के बैटमैन सीधा पेंगुइन से मिलने जाता है। सड़क पर तुम्हारे उन हथियारों की वजह से आज एक लड़का मरते मरते बचा है, और दर्द से बेहोश होने से पहले उसने मुझे बताया है कि तुमने अपने सभी हथियार किसी एक जगह छुपा रखे हैं। तो अभी या तो तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ है, नहीं तो मुझे बुलवाना आता है। पेंगुइन जवाब में कहता है, कैसे? मुझे अरेस्ट करके? मैं भी चाहता हूँ बैटमैन, पर शायद तुम समझते हो कि गॉथम में अब भी कोई लॉस मौजूद हैं। बहुत बातें हो गई, मार दो इसे। बैटमैन पेंगुइन के गुंडों की आंखों में पेपर स्प्रे यूज़ कर देता है और अपनी यूटिलिटी बेल्ट से एक अजीब से डिवाइस निकाल के उसे चालू कर देता है। वो कहता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एमिटर है, जो कि अगले 15 सेकंड में पेंगुइन के जमा किए गए सारे जनरेटर्स को परमानेंटली ख़राब कर देगा। बैटमैन के काउंटडाउन स्टार्ट होते ही पेंगुइन से वो पूछता है कि वो सारे हथियार कहाँ रखे हैं। पेंगुइन से कहता है कि उसे नहीं पता कि वो किन हथियारों के बारे में बात कर रहा है। बैटमैन काउंटडाउन जारी रखता है। अब बस 5 सेकंड बाकी है। पेंगुइन घबराते हुए उससे कहता है, ठीक है, वो सारे हथियार तुम्हारे उस रेफ्यूजी सेंटर में रखे हैं। ये सुनते ही बैटमैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके पास अभी पेंगुइन से निपटने के लिए टाइम नहीं था। बैटमैन पास के ही एक खिड़की से निकल जाता है। पेंगुइन जब उस डिवाइस को खुद बंद करने की कोशिश करता है, वो देखता है कि वो बस एक अलार्म क्लॉक था। वहाँ जिम को चर्च के अंदर का कोई खबर दे चुका था कि वहाँ बहुत सारे हथियार रखे थे। जिम को पता था कि ये खबर लोगों में फैलते ही वो चर्च एक जंग का मैदान बन जाएगा, इसीलिए वो फिर से फादर क्रिस को उनके प्रोटेक्शन में आने के लिए कहता है। पर इस बार भी उसका जवाब ना होता है। वो कहता है कि वो चाहे तो उसे गोली मार सकते हैं, लेकिन वो उन हथियारों को किसी के हाथ नहीं आने देगा। वहाँ वो फॉल्स फेसर्स का ग्रुप गॉथम म्यूजियम में चोरी कर रहे थे। लियो उनको बातों बातों में कहता है कि उनके पास अभी जो हथियार है उनकी मदद से वो फिलहाल के लिए तो सेट है, पर गॉथम में बड़ा नाम करने के लिए उन्हें और हथियारों की ज़रूरत होगी। और माइकी ने उन्हें बताया भी था कि चर्च में और भी हथियार मौजूद हैं, पर वो लोग डाउट में थे कि अगर वो उन हथियारों को चर्च से लेने जाएंगे तो क्या चर्च के लोग उन्हें वो हथियार चुपचाप दे देंगे या फिर उन पर उन्हीं हथियारों के साथ हमला करेंगे। कि तभी कोई उनके पीछे से कहता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें उस बारे में फिक्र करने की जरूरत है। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। चर्च में मौजूद लोग तुम पे उंगली तक नहीं उठाएंगे। चर्च में फादर क्रिस और हंड्रेस किसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी एक बच्चा आके हंड्रेस को एक लेटर देता है। उसे पढ़ के हंड्रेस दौड़ के फॉल आउट शेल्टर में घुस जाती है और उसमें से गन से भरे एक बॉक्स को लेकर बाहर आती है। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि ये लेटर भी हंड्रेस को स्केयरक्रो नहीं लिखा था। क्रिस फादर पापालेव को सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि तभी हंड्रेस सभी से कहती है कि बाहर इससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी है। चर्च के सामने लियो और उसका ग्रुप गन्स लेके खड़े थे। वो चिल्लाते हुए कहते कि वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें बस वो गन्स चाहिए। पर हंड्रेस उन्हें सीधा मना कर देती है। फादर क्रिस हंड्रेस को उन लोगों को और भड़काने से मना करता है, लेकिन इस बात को सुनते ही हंड्रेस फादर क्रिस पे गुस्सा हो जाती है। उधर स्केयरक्रो को मौका दिखते ही वो अंदर लोगों को उकसाना शुरू करता है कि वो उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर लियो और उसके ग्रुप को पहले ही मार गिराए। हंड्रेस सबको शांत करने की कोशिश करती है कि उस बीच फादर क्रिस गेट से बाहर चले जाते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने ये सब शुरू किया है, अब वही इसको ख़त्म करेंगे। वो बाहर लियो और उसके लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर क्रिस को देखते हुए चर्च के लोग भी हाथ में गन्स लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी एक गोली चलती है और लियो का एक आदमी मारा जाता है। लियो कुछ भी समझ पाता इससे पहले उनके ऊपर गोलियों की बौछार हो जाती है, पर वो गोलियां पीछे से पेंगुइन के लोगों ने चलाई थी। हंड्रेस को मौका दिखते ही वो चर्च के सभी लोगों को वापस अंदर ले आती है, पर पेंगुइन के लोगों ने फादर क्रिस को हॉस्टेज ले लिया था। अंदर स्केयरक्रो लोगों को उकसाता रहता है, पर हंड्रेस उनसे बस 5 मिनट मांगती है। अगर उतने समय में वो क्रिस को वापस नहीं ला पाई तो अंदर लोगों की जो मर्जी वो वही कर सकते हैं। हंड्रेस बाहर आते ही जिस गुंडे ने क्रिस को पकड़ रखा था उस पर एक कील से हमला करती है, जो उसके हाथ के आर पार हो जाता है। वो क्रिस को अंदर जाकर स्केयरक्रो को चुप कराने को कहती है और एक साथ उन सभी गुंडों से लड़ने लगती है, पर तभी उनके ऊपर फिर से गोलियां चलने लगती है। हंड्रेस को पहले लगता है कि वो गोली चर्च में से किसी ने चलाई थी, पर तभी उन फॉल्स फेसर्स की लाशों के ढेर में से लियो बाहर आता है। वो पेंगुइन के लोगों को कहता है कि शायद वो लोग में उससे ज़्यादा होंगे, पर गोलियां अभी उसके पास ज़्यादा हैं, और अगर कोई भी उस चर्च की तरफ बढ़ा या उन हथियारों को लेने की कोशिश भी की तो वो सबको मार देगा। कुछ देर बाद वो कवर से बाहर आके अपने तीनों गन्स को फादर क्रिस के बदले ट्रेड करने की बात करता है, पर उन गुंडों के पास इस ट्रेड को करने के लिए कोई भी रीज़न नहीं था, तो उनमें से एक खड़ा होकर लियो को गोली मार देता है। लेकिन इस बीच हंड्रेस फादर क्रिस को बचा के अंदर ले आती है। अंदर पहुंचते ही फादर क्रिस को सब घेर के खड़े हो जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करने लगते हैं, पर अंदर किसी और की भी चलने की आवाज़ आ रही थी। हंड्रेस उसे मारने के लिए तैयार होती ही है कि तभी लियो उसे शांत होने के लिए कहता है। वो कहता है, मेरा नाम लियो है और
उसने मुझसे कहा था कि मैं चाहूँ तो अंदर आकर शेल्टर ले सकता हूँ। हंड्रेस सोच में पड़ जाती कि अगर ये यहाँ पे है तो गोली किसे लगी है। बाहर पेंगुइन के लोग जब लियो से उसकी गन्स लेने जाते हैं, उनमें से एक उसके ऊपर का कपड़ा हटाता है, पर उस कपड़े के हटते ही बैटमैन उसमें से बाहर निकलता है और एक के बाद उन सभी गुंडों को मारने लगता है। इस दौरान जीसीपीडी भी वहाँ पहुँच चुकी थी। वो लोग चर्च में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए जाने लगते हैं, पर तभी जिम की नज़र बैटमैन पर पड़ती है जो वहाँ गुंडों से लड़ रहा था। बैटमैन उनसे कहता है, पेंगुइन तक मेरा एक मैसेज पहुँचा देना कि ये एरिया अब उसके पहुँच के बाहर है, हमेशा के लिए। और तो स्मोक बॉम्ब डेटोनेट करके वहाँ से गायब हो जाता है। पेटिट जिम से पूछता है कि क्या वो उसका पीछा करे। जिम कहता है उसकी ज़रूरत नहीं। वो हालांकि उन रेफ्यूजीज़ के रक्षक पे भरोसा नहीं करता, लेकिन उनके लीडर पे करता है। अंदर लियो सबको बताता है कि कैसे वो स्केरक्रो ही था जिसने उन लोगों को यहाँ आने के लिए भड़काया था, और शायद उसी ने पेंगुइन के लोगों को भी बुलाया था। ये सब सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों का गुस्सा सारी हदें पार कर जाता है। फादर पापालेओ हंड्रेस को उन सभी लोगों को रोकने के लिए कहते हैं, पर वो कहती है कि बदले की इच्छा हर इंसान में होती है, वो चाहे तो भी उन्हें नहीं रोक सकती। फादर जवाब में कहते कि उन्होंने हंड्रेस को ऐसे काम करते देखा है जो शायद अगर वो करने जाते तो उन्हें नामुमकिन लगता। वो जानते हैं कि वो ये कर सकती है, वो उन लोगों को रोक सकती है, उन्हें उस पर भरोसा है। हंड्रेस आगे बढ़ के उन सबको चिल्ला के कहती है, रुक जाओ, वो यही तो चाहता है कि तुम लोग अपनी अच्छाई छोड़ के हिंसा का रास्ता अपनाओ। अगर अभी तुमने इसे मार दिया तो ये अपने ही मकसद के लिए शहीद हो जाएगा और मरते वक्त ये सोचेगा कि वो जीत गया। मुझे पता है कि डर इंसानों के अंदर के नफरत को बढ़ाता है, पर वो हमें ये भी तो समझाता है कि हम किस चीज़ को खोने से सबसे ज़्यादा डरते हैं। हमें तो इसे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि इसने हमें समझाया कि हमारे पास अब भी खोने के लिए कितना कुछ है। ये सब सुन के वो सभी लोग स्केरक्रो को थैंक यू कहते हैं और अपने अपने धार्मिक तरीक़ों से उसे दुआएं देने लगते हैं। इस बीच हंड्रेस वहाँ से बाहर चली जाती है, पर फादर पापालेओ उसके पीछे जाते हैं और उसे दिल से शुक्रिया कहते हैं। वो कहते हैं कि उसकी पूरी ज़िंदगी उसने बहुत बुरे लोगों के बीच गुजारी है, पर आज रात उसने बहुत अच्छे लोगों को जीने का एक नया तरीका बताया। वो कहती है कि उससे जो हो सका उसने किया, पर शायद यहाँ अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जवाब में फादर कहते हैं, तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम कितनी गलत हो हेलिना। अगले ही दिन फादर क्रिस और चर्च के सभी लोग जाके उन हथियारों को गौथम की नदी में फेंक देते हैं। वहाँ कहीं और बैटमैन बैटगर्ल को आंखों में पट्टी बांध के कहीं पे लेके आता है। उसके पट्टी उतारते ही वो देखती है कि वो किसी गुफा टाइप की जगह में है। वो बैटमैन से पूछती है कि क्या ये उसका हेडक्वार्टर है। वो कहता है कि ये बस एक गुफा है। बैटगर्ल पूछती है कि क्या वो एक से ज़्यादा रखता है। आज के समय पर हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। वो जगह कोई और नहीं बल्कि आर्खम असाइलम था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आई रियली थैंक यू। और मुझे तुम लोगों को एक मैसेज देना था। मेरे पिछली वीडियो में जो कि मेरा नो मैंस लैंड पार्ट 1 था, उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे पार्ट 1 में ही मुझे 50 व्यूज़ मिल जाएंगे। शायद तुम लोगों को लग रहा होगा कि 50 व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई नंबर है भी नहीं, बट आई रियली थैंक यू। और मुझे पता है कि हर बार लक साथ नहीं देता, तो अगर ये वीडियो मेरा परफॉर्म नहीं भी करता है तो मुझे कोई भी दुख नहीं होगा। पर 1, 2 या 5 जितने भी व्यूज़ आए, तुम लोग जो देख रहे हो, मैं उम्मीद करूंगा तुमको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दो। इसका पिछला पार्ट तुमको भी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो जाके या तो चेकआउट कर लो, और अगर पिछली वीडियो देख ली है तो अगले पार्ट का भी तुमको इंतज़ार होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे कर देना। मैं मिलूंगा तुमको अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।